नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस क्लास में। 67वीं बीपीएससी का जो मैं इतिहास का चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा हूं और थोड़ा सा मैं उसमें डिस्कशन भी कर रहा हूं। इससे आप लोगों को लाभ जरूर मिल रहा होगा। तो आज का चैप्टर है 16 महाजनपद एवं मगध का उदय। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसको कहते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। इसलिए आंसर जो है वह मौर्य वंश हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। पंचमार्ग सिक्का चलता था वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो पंचमार्ग सिक्का जो है वह 600 BC में जारी हुआ था। यह चांदी का एक टुकड़ा होता था और इस पर पंच कर दिया जाता था। छाप जो है अंकित कर दिया जाता, पेड़ पौधा सूर्य चंद्र। इस सिक्का पर किसी शासक का नाम और तिथि क्रम नहीं था और यह उत्तर वैदिक काल में निकल करके सामने आया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, दीपवंश, महावंश। यह चारों ग्रंथ जो है साथियों बौद्ध ग्रंथ है और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है वह है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय थे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है और इसी में से मगध महाजनपद जो है अपने आप को साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। साथियों, अगर जैन ग्रंथ पूछा जाएगा कि किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है तो वह ग्रंथ है भगवती सूत्र। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इसकी सेना ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गई थी। इस समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासन था और शासक थे धनानंद। बी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 4वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। जवाब आपको देना है यहाँ पर। तो जवाब यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का काल नहीं, बिंबिसार और अजातशत्रु का काल, हर्यक वंश का काल इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर 6ठी सदी ईसा पूर्व हर्यक वंश का काल है और उसी समय इसका उत्कर्ष जो है वह हुआ था। तो बी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। शिशुनाग जो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे और हर्यक वंश के बाद यह वंश मगध की गद्दी पर आया था। उस समय राजगृह को राजधानी बनाया गया था और उदयन जब आते हैं हर्यक वंश के शासक तो वह पाटलिपुत्र का निर्माण करते हैं और पाटलिपुत्र को राजधानी बना लेते हैं। लेकिन जब शिशुनाग आते हैं तो इन्होंने वैशाली को राजधानी बना लिया। फिर शिशुनाग के बाद कालाशोक आते हैं
तो वैशाली का स्थान पर पुनः वह पाटलिपुत्र को राजधानी बना लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु और इनके पुत्र हैं उदयन। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। अगर श्रेणिक पूछा जाए तो बिंबिसार और कुणिक पूछा जाए तो अजातशत्रु। 8 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धननंद। तो उदयन ने किया था और इसको राजधानी भी बना लिया था। विदेशियों ने, यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा है। इसको कुसुमध्वज या कुसुमपुर भी कहा गया है। शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन, मैसिडोनिया, तक्षशिला। सिकंदर महान जब वापस जा रहा था तो इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है साथियों, और यह मृत्यु जो है वह बेबीलोन में हुआ था। बी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। पुराण में इसको काकवर्ण कहा गया है। शिशुनाग, नंदीवर्धन, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह कालाशोक के समय में किया गया था 383 ईसा पूर्व में, और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं को काकवर्ण भी कहते हैं। तो यही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मगध है, पटना एवं गया जिला। तो साथियों यह सही है। अब दूसरा विकल्प यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला तो सही था। अब वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। तो 1 2 3 4 यह सब सही है। वत्स, कौशल, अवंती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी सी होगा, गिरिव्रज या राजगृह। इसका प्राचीन नाम बसुमती है, क्योंकि जरासंध के पिता बसु ने इसकी स्थापना किया था। उन्हीं के नाम पर इसको बसुमती भी कहते हैं। और राजगृह का वास्तुकार जो था उसका नाम महागोविंद था। प्रारंभ में इसको राजधानी बनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क के द्वारा। तो ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चूँकि पाटलिपुत्र का निर्माण यहीं कराते हैं और सबसे पहले यही राजधानी के रूप में इसका चयन भी करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, कौशल, राजगीर, कौशाम्बी। तो अवंती की राजधानी जो है वह उज्जैन थी। अवंती की 2 राजधानी थी,
उज्जैन जिसको उज्जैनी भी कहते हैं, और महिष्मती। तो याद रखना है। 15 उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, धान्यकटक, कान्यकुब्ज। तो अवंती का प्राचीन नाम है अवंतिका, ए मिलता जुलता नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका, तो यह ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन। महापद्म नंद थे। इन्होंने नंद वंश को स्थापित किया था और इन्होंने एक राट की उपाधि भी धारण किया था। यह प्रथम शासक हैं जिन्होंने कलिंग को विजित किया और वहाँ से जीन की मूर्ति जो है ला करके मगध में स्थापित कर दिया। इन्होंने कलिंग में सिंचाई के लिए नहर का भी निर्माण कराया था। ये आंसर होगा। अब यहाँ सुमेल है जो आपको देखना है, सूची मिलाना है यहाँ पर। जैसे गंधार, शूरसेन, वत्स और कौशल। राजधानी यहाँ साथियों मिलाना है। मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। तो गंधार की राजधानी जो थी वह तक्षशिला थी। शूरसेन की राजधानी जो थी वह मथुरा। वत्स की राजधानी या आधुनिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो कौशाम्बी को, और कौशल श्रावस्ती। 4, 1, 2, 3। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अंगुत्तर निकाय का रचनाकार कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, अंगुत्तर निकाय जो है वह सूत पिटक का भाग है और सूत पिटक की रचना जो है भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। डी यहाँ आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरुष की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी के, झेलम के, सतलज के, चेनाब के। तो झेलम नदी। झेलम नदी को बितस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। यूनानी लोग इसको हेडा अस्पेजिज कहते हैं और इसी नदी के किनारे जो है वह युद्ध भी हुआ था जिसमें पोरस जो है वह पराजित हुए थे। 20 नंबर क्वेश्चन, पटना शहर का पुराना नाम है? ये तो आसान क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। तो इसका पाटलिपुत्र नाम है। 1541 में शेर शाह ने इसी का नामकरण पटना कर दिया था। अजीम उस शान जो मुगल राजकुमार थे इसका नाम अजीमाबाद जो है वह कर दिया था। तो कई नामों से संबोधित किया गया है पाटलिपुत्र को। 21 नंबर क्वेश्चन, बज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसाल, इसको रथ मूलक या रथ मुसाल भी कहते हैं, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, उदयन। जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के अजातशत्रु थे और इन्होंने ही पहली बार रथमूलक और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था बज्जी संघ के विरुद्ध और इसमें यह विजयी भी हो गए थे।
22 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, धनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो धनानंद जो थे यह अंतिम शासक थे और यह सिकंदर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको गद्दी से हटा करके नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश को स्थापित किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है। आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध के काल में। 24, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। अब इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पर जवाब देना है, भगवान बुद्ध के समकालीन पूछा जा रहा है। तो अजातशत्रु थे, बिंबिसार के पुत्र हैं, और प्रसेनजीत थे, बिंदुसार नहीं थे, चूंकि यह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं बिंदुसार। तो 1 और 3 सी यहाँ आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, यह आपका आंसर सही होना चाहिए। किसने कलिंग में सर्वप्रथम नहर का निर्माण करवाया? महापद्म नंद ने करवाया था। तो सी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया? साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस, जेरसिस या छयार्स भी कहते हैं इसको। तो भारत पर सबसे पहले ईरानी लोगों ने आक्रमण किया था और माना जाता है कि डेरियस या डेरियस प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद यूनानी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी, मगध। तो यह स्पष्ट है कि मगध जो था यही सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली। अवंती भेजा था। साथियों, मगध का सबसे प्रबल शत्रु राज जो है वह अवंती था। दुश्मनी अपने जगह पर था, लेकिन जब वहाँ के शासक चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ गए तब उन्होंने बिंबिसार से अनुरोध किया कि अपना राज्य वैद्य जीवक को भेजने के लिए, और बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती भेज देते हैं। अंग को बिंबिसार ने जीत करके मगध में मिलाया था। कौशल और वैशाली को अजातशत्रु ने जीत लिया। इसी तरह से धीरे धीरे मगध जो है 16 महाजनपद से निकलकर साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्म नंद। तो अवंती को जीतने का श्रेय और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वह शिशुनाग की है। इन्होंने अवंती को जीत करके मगध में मिला लिया। 30 नंबर, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग।
अंग की पहचान वर्तमान में बिहार के भागलपुर के समीप वाले क्षेत्र से किया जाता है और इसका विलय बिंबिसार ने किया। अंग को जीत लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया। 31 नंबर, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो यहाँ एक और उपलब्धि होती है काशी और लिच्छवी। अजातशत्रु ने इसको जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था। 32 नंबर क्वेश्चन सुमेल करना है। आप यहाँ देखिए 32 में कौशल है, चेदी है, वत्स है, मत्स्य है और शक्तिमती है, श्रावस्ती है, विराटनगर है और कौशाम्बी है। तो साथियों यहाँ कौशल प्रदेश दिया गया है तो 1 का 2 हो जाएगा। कौशल का श्रावस्ती, हम लोग यहाँ ऐसे करके इसको देख सकते हैं। कौशल का श्रावस्ती 1 का 2, चेदी, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी और मत्स्य का विराटनगर। तो डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। तो साथियों क्रमानुसार अगर इसमें देखा जाए तो मौर्य वंश होगा। इसमें से सबसे प्राचीन नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश आया और मौर्य वंश को समाप्त किया पुष्यमित्र शुंग ने, तो शुंग वंश आया और शुंग वंश को समाप्त किया वासुदेव कण्व ने, तो कण्व वंश आया। इसके बाद मध्य एशिया से संपर्क, तब कुषाण वंश आता है और इसके बाद है गुप्त वंश। तो इसको हम लोग 1 कह सकते हैं, इसको 2 कह सकते हैं, इसको 3 और इसको 4 क्रमानुसार अगर सजाया जाए तो। 34 नंबर क्वेश्चन, सुलेख क्या है? सुंदर हस्तलेख, मूर्ति कला, शिलालेखों पर नक्काशी, चित्रकला का उन्नत ढंग। 34 नंबर का जवाब आपको देना है सुलेख के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुंदर हस्तलेख को सुलेख कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कपिल, गार्गी, मैत्रेय। काशी, मिथिला, उज्जैनी और पाटलिपुत्र। इसी में से आपको जवाब जो है वह देना है। तो 35 का आंसर जो है वह मिथिला हो जाएगा, बी। 36, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे, गुरु कौन थे? डेरियस, साइरस, सुकरात, अरस्तु। 36 का आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। यही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो यह आप लोगों को पता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया था और इनको इतिहास का पिता कहा गया है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया? बिंबिसार। तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हैं, इन्होंने अपने पिता की हत्या किया। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह लोग अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर आसीन हो रहे थे। 39 नंबर क्वेश्चन,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा का, टीन का, लेड का, लौह का? तो लौह धातु का यह काफी महत्वपूर्ण भंडार माना गया है। डी। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। 40 नंबर क्वेश्चन है। कौशल, मगध, चंपा, अवंती। तो मगध राज ने यह किया था, इसलिए यह विजयी भी हुआ, साम्राज्य का निर्माण भी कर लिया। 41 नंबर क्वेश्चन। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और धनानंद। पोरस होगा यहाँ। 42 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ईसा पूर्व 326 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 26 वर्ष बाद, ईसा से 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 वर्ष पूर्व। इतिहास में कुछ जो है युद्ध और उसका ईस्वी सन याद रखा जाता है, जिसमें से यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए 326 वर्ष पूर्व, ईसा से 326 बीसी भी कह सकते हैं इसको आप। 43 हेडास्पजीज का युद्ध लड़ा गया था किस नदी के किनारे? ब्यास नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी? झेलम नदी होगा। झेलम नदी को बितस्ता नदी भी कहते हैं, इसका प्राचीन नाम बितस्ता है, तो यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यूनानी लोग इसको हेडा हाइडेस्पिज कहते हैं। ब्यास नदी को प्राचीन काल में विपाशा कहा गया है। सिंधु नदी को प्राचीन काल में इंदुस कहा गया है ऋग्वेद में। सतलज नदी को शतुद्री कहा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है। रेक्सोना किसकी पत्नी थी? सिकंदर की, चंद्रगुप्त की, सेल्यूकस की, मेगास्थनीज की? तो रेक्सोना जो है वह सिकंदर की पत्नी है, पत्नी थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था बिंदुसार, चरक, नागदासक, नंदीवर्धन। तो 45 नंबर का जवाब आपको देना है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक था, जिसको शिशुनाग ने पराजित कर उसकी हत्या किया और हर्यक वंश समाप्त हुआ। मगध की गद्दी पर एक नए वंश की स्थापना की गई, जिसको इतिहास में शिशुनाग वंश कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, अंग? 46 का आंसर हो जाएगा राजगीर, यही प्रारंभिक राजधानी भी था। 47 प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, मगध, अवंती? तो 47 में आप बताइए कहाँ का यह राजा था? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्र प्रद्योत इनका पूरा नाम था, अवंती का। इन्हीं का इलाज करने के लिए जीवक को भेजा गया था। तो साथियों, यह 16 महाजनपद से संबंधित और मगध के उदय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया था। अब यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि धनानंद या सिकंदर किसके समकालीन थे? जो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किए थे तो धनानंद यहाँ के शासक थे, और धनानंद की सेना से इनकी सेना डर करके ब्यास नदी से वापस लौट जाती है। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहा था। मैं यह सब जो यह बुक में मैंने लिखा है, एनसीईआरटी का सभी तथ्य को मैंने इसमें शामिल किया है साथियों। और 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई।
सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम जो था वह बुकाफेल था साथियों। और सिकंदर ने वापसी के क्रम में सिकंदरिया और बुकाफेल नामक नगर का भी निर्माण कराया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बात था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध का सहारा लेकर के सफलतापूर्वक शासन जो है वह किया था और इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना किया था। उसी तरह से अजातशत्रु की बात किया जाए तो अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने लिच्छवी संघ में या बज्जी संघ में फूट डालने का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप अजातशत्रु विजयी हुआ था। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में 600 ईसा पूर्व में लिच्छवियों ने स्थापित किया था साथियों। उदयन जो थे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो करते ही हैं। यह जैन धर्म के अनुयायी थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने किया और नंद वंश की स्थापना कर दिया। महापद्म नंद एकराट के साथ साथ सर्वछत्रांतक, परशु, अनुलंघित आदि की उपाधि भी धारण किया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था इस चैप्टर से जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर यह परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आंसर सही करेंगे, हम लोगों को खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। इसके बाद अब हम लोग मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुभकामना, आप लोग सफल हों, यही हम लोग कामना जो है वह करते हैं।